किसी ने ऐसा लिख रखा कि रेस्पिरेशन में ज़्यादा ग्लूकोज बनती है। अरे भाई वो ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन हो कर वो एनर्जी बन रही है, वे ग्लूकोज पता नहीं लड़कियों में से थी कोई सी। मुझे रास्ते में किसी ने पीट दिया तकड़ा करके, मेरा मुंह सूज रहा हो क्या पता। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका बेसिक सा मतलब होता है द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? रुकावट है जी। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो भी रुकावट आती है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम है। और इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हेडफोन का सिंबल होता है, ठीक है। अब एक बात और तुम्हें बताई गई कि रेजिस्टेंस कब आता है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं कंडक्टर में जो आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते? आयोनाइज नहीं हो पाते। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाते, ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाते। तो वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएंगे तो उनके मोशन में इफेक्ट आएगा, और मोशन में इफेक्ट आएगा यानी कि उनके रास्ते में रुकावट आ रही है। तो रुकावट आने के हुए हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब जैसे उनकी जब वो काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन में होंगे, जैसे वो टकराएंगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बाद में जा करके उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है कोई भी चीज का, मतलब जैसे कि हीटिंग इफेक्ट हो मतलब ऐसा होता है जैसे हम कोई भी चीज चला के छोड़ देते हैं, या हमने फोन चार्जिंग पे लगाया, कुछ देर बाद वो हीट हो जाता है। पंखा चला दिया, वो हीट हो जाता है। आयोनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। आयंस में कन्वर्ट होना, प्लस या माइनस का चार्ज आना, वो आयन कहलाता है। समझ में आ गई बात इतनी। अब रेजिस्टेंस के लिए कुछ बात ऐसी देखी गई, एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं ये सारी। कैसे? अब देखा गया कि मान के चलो हम वायर ले रहे हैं, ठीक है। एक वायर हमने लिया 1 मीटर का, और एक वायर लिया हमने 2 मीटर का। एक वायर 1 मीटर का लिया, एक वायर 2 मीटर का लिया। हमने जो है इन्हें सर्किट में लगा के चेक करा कि भाई कौन से में ज़्यादा रेजिस्टेंस है या कौन से में कम रेजिस्टेंस है, या कौन से वायर में कम करंट फ्लो हो रहा है, कौन से वायर में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या करा, उस सर्किट में एमीटर लगा दिया। यहाँ पे हमने मान के चलो ये हमारे पास सर्किट है एक, और हमने एक वायर ले लिया ऐसा तुम्हारा, ये इसमें कुछ ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया है, और यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी। ठीक, पहला एक्सपेरिमेंट करा हमने ये वायर लिया 1 मीटर का, ठीक। एक वायर लिया कितना? 1 मीटर का। हमने इस एमीटर में रीडिंग चेक करी। सपोज करो यहाँ पर 0.5 एम्पियर की रीडिंग आ रही है 1 मीटर का वायर लगाने। हमने सेम उसी क्वालिटी का, उसी मटेरियल का, उसी मेटल का दूसरा वायर लिया 2 मीटर का, ठीक। तो हमने पहले तो 1 का लिया था, अब हमने लिया 2 मीटर का तार। तो जैसे हमने 2 मीटर का वो तार लिया, हमने एमीटर की करंट की रीडिंग देखी, तो करंट की रीडिंग आई 1.0 एम्पियर। कम आएगी, 0.5 से कम आएगी। मान के चलो 0.01 आई या 0.1 आ गई, बताऊंगा भी, सुनते रहो। तो 1 मीटर का वायर लिया तो कितना आया? 0.5 एम्पियर करंट आया। और अगर हमने 2 मीटर का वायर लिया तो 0.1 एम्पियर का करंट आया। ऐसा हमने ऑब्जर्व करा, ऐसा हमने देखा। क्या मतलब निकला इस बात से? कि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं किसी भी वायर की या कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। उल्टा तो नहीं बता दिया हमने? हैं? सही है। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं किसी भी चीज की तो
रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब देखो, पहले हमने कम लेंथ ली थी, 1 मीटर हमने लेंथ ली, ठीक है, करंट आया हमारा कितना, 0.5 एम्पियर। हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो करंट आया हमारा कम। करंट कब आएगा, जब रेजिस्टेंस, करंट कम कब आएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे साथ ये निकल के आया कि जैसे ही हम लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, और लेंथ अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखे, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये चीजें, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ है। उसको देखने के बाद हमें पता चला कि अगर हम सेम क्वालिटी का, सेम मटेरियल का वायर लेंगे जिसकी लेंथ अलग अलग होगी, तो कम लेंथ वाले में रेजिस्टेंस कम होगा और ज़्यादा लेंथ वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तुम्हारा अगर मान के चलो छोटा फ्रेंड सर्किल है तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, और फ्रेंड सर्किल जितना ज़्यादा तुम बढ़ा कर रखोगे उतना ही रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। क्यों होगा, कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई कुछ पूछ रहा है, कभी कोई कॉपी मांग रहा है। और जितने कम होंगे दोस्त, अगर नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जितने ज़्यादा होंगे दोस्त उतना ही तुम्हें समस्या क्रिएट करेंगे। समझ में आ रही बात। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंडेंसी है इसकी। ऐसे ही फिर हमने एरिया पे भी देखा, एक तार लिया हमने, एक इतना मोटा तार, और एक तार लिया हमने इतना मोटा, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम कर लो इनकी फिलहाल, कि भाई सेम लेंथ के 2 तार लिए हमने, एक मोटा तार है और एक पतला तार है। तो जब हमने इन चीजों को इसमें लगाया, है ना, जब हमने इन चीजों को इसमें लगाया तो हमें पता चला कि पतला तार लगाने पे क्या आ रहा है, करंट की जो रीडिंग है वो कम आ रही है, यानी कि इसमें लगाने पे 0.1 एम्पियर आ रही है, और इस तार को अगर हम लगा रहे हैं तो करंट की रीडिंग ज़्यादा आ रही है। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इसको, ये जो एरिया होता है ना ये वाला, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे ये तार हो गया तो इसका ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ये ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो 2 कंक्लूजन निकल के आ गए हमारे पास कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। 2 हमारे पास क्या है निकल के, कंक्लूजन, और ये एक्सपेरिमेंटल हैं, या तो सीधा सीधा रट लियो इन्हें कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया तुम्हें, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ने की। अब क्या, अब मैं अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम कंबाइन कर लेते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्योंकि L ऊपर है और A नीचे है, यानी कि यहाँ पे भी तो ऐसी है, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आते ही हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और हमने एक कांस्टेंट लगाया रो। क्या लगाया, रो, और ये L हो गया और ये A हो गया। ये जो है इसको हम बोलते हैं RHO, ठीक है। सिंबल का नाम है RHO, रो। जैसे इस सिंबल का नाम है अल्फा, इस सिंबल का नाम है बीटा, ऐसे ही इस सिंबल का नाम है रो, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी की
या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लूं तो वो क्या आएगा, बिल्कुल ही खराब हो गए सारे, नजर मार दी किसी ने है। तो रेजिस्टिविटी को अगर मैं निकाल लूं तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आएगी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है बिल्कुल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, रो की या रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आएगी ओम मीटर। क्या आएगी, ओम मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, इसके डेफिनेशन ऐसे बताई जाती है कि अगर हम क्या करें, जो कंडक्टर है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले और लेंथ ले ले 1 मीटर, यानी कि रो इक्वल टू आर, ए की जगह अगर हम रख दें 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह रख दें 1 मीटर, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, या जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। ऐसी इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले और कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर ले, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है। The resistivity of a conductor is equal to the resistance of 1 unit area and 1 unit length, या यूनिट एरिया विद लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे लिख रही है डेफिनेशन, देख लो, समझ में आ गई बात। तो क्या क्या समझ में आई कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा तुम अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगा। ये पक्की बात है, गारंटी है इस बात की। जितना ज़्यादा तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस तुम्हारी पढ़ाई में आने वाला है। तुम 4 घंटे एक्टिव रहोगे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, 8 घंटे एक्टिव रहोगे तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, है ना, और 8 घंटे से कम तो काम चल ही ना रहा होगा तुम्हारा। तो लेंथ जितनी बढ़ेगी, लंबाई जितनी बढ़ेगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया अगर तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, और अगर एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वहीं से हमने कंक्लूजन निकाला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा, जिस सिंबल को हम बोलते हैं रो, इसको ही क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया आर ए अपॉन एल। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट अगर हमने रेजिस्टिविटी की निकाल ली तो वो कितनी आई, ओम मीटर। ठीक, ओम्स लॉ की बात करी थी कल हमने। ओम्स लॉ का सीधा सा मतलब क्या है, क्या कहता है ओम्स लॉ? जो कि आई जो बी है वो उसको डायरेक्टली V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि जितनी ज़्यादा तुम बैटरी लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितनी कम बैटरी लगाओगे, कम वोल्ट की बैटरी लगाओगे, उतना कम करंट फ्लो करेगा। कंडीशन है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, पता चलेगा, है ना।
अब ओम्स लॉ में एक ग्राफ भी आता है जिसको क्या बोलते हैं हम, वी आई ग्राफ। क्या बोलते हैं? वी आई ग्राफ कहते हैं उसको। तो होता कुछ ऐसा है कि जब हम उनकी यूनिट्स लेते हैं या उनकी रीडिंग वगैरह लेते हैं, वोल्ट मीटर की, एम मीटर की रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेते हैं और V की और I की दोनों की हम रीडिंग पुट करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो रेजिस्टेंस की होती है। किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन जो होती है वो रेजिस्टेंस को शो करती है, और इसको हम लीनियर ग्राफ भी बोल देते हैं। क्या है? लीनियर ग्राफ। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन बनती है उसको नॉर्मली लीनियर ग्राफ से भी कह देते हैं। ये ग्राफ वगैरह बनाने के लिए भी आया है एग्जाम में। और मान के चलो एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इसको मैं R1 कह रहा हूँ, इसको R2 कह रहा हूँ। पूछूं तुमसे, बताओगे भाई कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो R2 रेजिस्टेंस। जो ऊपर की साइड होगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पिछले साल या शायद उससे पिछले साल उन्होंने कुछ ऐसा करा, उल्टा कर दिया। क्या उल्टा करा? यहाँ पे V होता है, उसको V को यहाँ कर दिया, यहाँ पे I होता है, यहाँ पे I होगा। और उन्होंने फिर से वही क्या खेल खेला उन्होंने, एक को R1 लिख दिया, एक को R2 लिख दिया। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो अब R1 रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल आते हैं, R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, R1 इक्वल टू R2। एक दो और लगा देंगे, बता देंगे, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। इस टाइप के MCQs वगैरह में चीज आती है। ठीक, ऐसे जो ग्राफ बनते हैं, जो लीनियर ग्राफ बनते हैं, इनको नॉर्मली हम उसके नाम से भी जानते हैं कि ओमिक ग्राफ है। ओमिक। कौन से हैं? ओमिक ग्राफ। ये शायद तुम्हारे उसमें आएगा या नहीं आएगा, पर याद जरूर से रखना। और जो लीनियर ग्राफ नहीं होते, जो वैसे होते हैं नॉर्मल, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है या यूं जा रहा है, तो इनको नॉन ओमिक ग्राफ बोलते हैं। नॉन ओमिक। ओमिक ग्राफ ये हमारे हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो ये वाला बताया मैंने तुम्हें, नाम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। ओमिक ग्राफ बनता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और नॉन ओमिक ग्राफ बनेगा जब टेम्परेचर आगे पीछे रहेगा कोई, उससे उसकी वजह से फिर नॉन ओमिक ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज का बहुत ध्यान रखना है कि VI ग्राफ होता है कायदे में। अगर वो कहने लगे कि भाई तुम्हें VI ग्राफ बनाना है रेजिस्टेंस के लिए, तो V यहाँ रखोगे, I यहाँ रखोगे। IV ग्राफ बनाना है तो I यहाँ रखोगे, V यहाँ पे रखोगे। कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ये चीज दी थी, 1 से 2 साल की बात होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें एरोबिक एनारोबिक वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें तुम्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ के जज नहीं कर लेना कि भाई स्टार्टिंग में पढ़ लिया और एकदम से एरोबिक एनारोबिक पूछ लिया हमारे से। तो वो जमाने जा चुके हैं, इस बात को समझो। वे बस तुम्हारी इंटेलेक्चुअल पावर चेक करना चाह रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो उसे ध्यान से, और पढ़ने के बाद जवाब क्या दे रहे हो। सवाल ऐसे आते हैं। यो दिया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है एंड प्रोडक्ट के बेस पे। इन्होंने डेफिनेशन पेल दी, सब ने डेफिनेशन, ज्यादातर ने डेफिनेशन लिख दी, और भी कुछ नहीं तो 2-2 3-3 डिफरेंस बता दिए। मैंने पूछा एक, बता रहे 3-3। तो इसको टाइम वेस्ट करना कहते हैं। एक बारी क्वेश्चन, इतना टाइम तो एक बारी क्वेश्चन पढ़ने में लगा दो, उससे थोड़ा ही टाइम, तो टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा, और सवाल कटने में भी दिक्कत है वो नहीं होने की, तुम्हें सवाल भी नहीं कटने का। हाँ, बस स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, बस इतना देख तो ले। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, और द रेस्पिरेशन, भाई वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा, नंबर दिया ना आपने? बिल्कुल भी नहीं मिलने।
अगर मैं अपने घर पे हूँ और मैं एक बार घेर में चला गया, मैं अगर तुम्हारे से नो पूछ रहा हूँ, बताओ भाई घेर में जाने के बाद मेरी कंडीशन कैसी है। तुमने देखा मुझे यहाँ पे, और देख वहाँ पे भी लिया तुमने, पता तो तुम्हें है कि वहाँ पे भी देखा तुमने, घर पे भी और घेर में भी, और तुम बता रहे घर की कंडीशन। और मुझे रास्ते में किसी ने पीट दिया तकड़ा करके, मेरा मुंह सूज रहा हो क्या पता बाद में जाकर वहाँ। तो तुम मेरी घर की कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, मैं तो घेर की पूछी तुम्हारे से। बात समझ में आ रही? तो सवाल पढ़ना ही सबसे बड़ा टास्क है बस। एंड प्रोडक्ट के बेस पर डिफरेंस बताना है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम होती है, ये पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई तुम्हारा एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, उसमें लैक्टिक एसिड इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये है एंड प्रोडक्ट के बेस के डिफरेंस। हाँ लेकिन पढ़ाई उसे जब तो गई, किसी ने ऐसा लिख रखा कि रेस्पिरेशन में ज़्यादा ग्लूकोज बनती है। अरे भाई वो ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन हो कर वो एनर्जी बन रही है, वे ग्लूकोज पता नहीं लड़कियों में से थी कोई सी। तो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं वो दो फैक्टर, मतलब फिलहाल तो हमने दो पढ़े हैं, एक तो लेंथ हो गया और एक एरिया हो गया। यानी कि लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल का नेचर कैसा है, क्वालिटी कैसी ले रखी है। मान के चलो तुम कॉपर का वायर लाए, तो वो प्योर है या उसमें मिलावट है, तो उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, मिलावट हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और प्योर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स की हम बात करें, तो रेजिस्टिविटी के फैक्टर में क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वैसे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के साथ साथ बदलता है रेजिस्टेंस भी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर अगर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का भी ऐसे हिसाब किताब है कि रेजिस्टिविटी जो होती है, जो मेटल की रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाओगे तो घट जाती है। तो रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, इस बात को याद रखना है तुम्हें। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ पर या कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे इसे हिंदी में लिख लियो इस बात को, बहुत बार पूछी गई ये बात। मटेरियल्स जो हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक एलॉय। सेमीकंडक्टर काट दियो, सेमीकंडक्टर को काट दियो ऐसा बस ना। एलॉय सेमीकंडक्टर अलग चीज़ों है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉयज। ठीक है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, नहीं होती भाई बिल्कुल भी। अगर होगी तो हाँ, प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, वे बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। और एलॉयज क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर सेम थ्रू आउट द कंपोजिशन, बिल्कुल सेम होती है सारी की सारी। जैसे स्टील होता है, स्टील भी निकल और शायद आयरन, क्रोमियम, दो तीन चीज़ से मिलके बना होता है, लेकिन लगता वो सारा एक जैसा ही है कि भाई सारा एक जैसा सही है, सिल्वर से कलर का। समझ में आ गई बात इतनी? ओम्स लॉ तो समझ में आ गया था तुम्हें। लिमिटेशन मैंने बताई थी या वैलिडेशन तुम्हें बताई थी कि जो ओम्स लॉ है केवल और केवल एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सीधा इलेक्ट्रिक सर्किट पर। ये जो डायग्राम दे रखे हैं, इन डायग्राम पर फोकस करो थोड़ा सा। जैसे यही डायग्राम है, इसी को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। इसमें बस यहाँ पे हमें बल्ब लगाना,
क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है? एमीटर है। क्या नापता है? करंट नापता है। ये क्या है? ये स्विच है। ये है बैटरी। बैटरी में क्या होता है? एक सिंबल, एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला। और जो ये चीज है, ये क्या है? वायर है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक ऐसा चीज, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें लगातार करंट फ्लो होता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous conducting path consisting of electrical components like battery, switch, bulb, wire, etc. समझ में आ गई बात? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होता है? वो सब भी जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जो डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा सर्किट डायग्राम होता है। जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती है ना, केमिकल रिएक्शन तो हम कैसे करते हैं कि भाई मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और उसी को हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, सिंबल वगैरह से रिप्रेजेंट करके, कंपाउंड के फॉर्मूले वगैरह से, Mg+O2 gives MgO। तो ऐसे ही हमारा ये है सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल्स वगैरह यूज करके। जो रेजिस्टेंस है उसको हमने वैसे तो पढ़ लिया कि भाई रेजिस्टेंस रुकावट है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट ओम है। इसका सिंबल भी है, और वो सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है जैसे दिल की धड़कन हो, इस नमूने की।